हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर BA प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हैं। सो आज हमारी क्लास थर्ड है और यूनिट 2 है कंपैरेटिव रेजीम्स अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैंने आपको अथॉरिटेरियंस पढ़ा दिया है और आज हम डेमोक्रेसी करके इस यूनिट को फिनिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, सबको पता है डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी एक तरीके से आपका जो राइट है आपको वो दिया जाता है। अभी मैंने पीछे आपको मतलब इससे जो पहली इस वीडियो का इस टॉपिक की जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था सत्तावाद अथॉरिटेरियंस की मतलब वो है क्या, वो करना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। सो सिंपल है, वो अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं। वो पब्लिक को मतलब कोई भाव ही नहीं देते कि नहीं यार तुम लोग कुछ हो ही नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में ये उल्टा है। डेमोक्रेसी में आम पब्लिक अपनी सरकार को खुद चुनती है वोट डालकर। उसको जो कुछ मतलब जैसे कोई भी शिकायत हो या कुछ भी हो वो अपने आप से खुद बता सकती है। लेकिन सत्तावाद में ऐसा नहीं होता। सत्तावाद में जो सत्तावादी है, जो शासन कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं। पब्लिक उनका कोई मतलब इंटरफेयर है ही नहीं इन कामों में। ठीक है। सो अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या। विकसित राज्यों की लोकतांत्रिक प्रणाली को रॉबर्ट डल ने अपनी पुस्तक पोलियाकी पोलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, ये मैंने इंग्लिश में भी नाम लिखा है इसका, ओके, में बहुलतांत्रिक पद्धति का नाम दिया है। देखो, ये जो है रॉबर्ट डल, ये राइटर है, सॉरी फिलोसफर है। इन्होंने विकसित राज्य जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी लोकतांत्रिक प्रणालियों को, जो उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उन सबको अपनी पुस्तक पोलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन में बहुलतांत्रिक पद्धति का नाम दिया है। इनका नाम याद रखिएगा और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मतलब एक तरीके से है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए मैंने आपको इसमें लिख कर भी बता दिया है कि आप एक तो रॉबर्ट डल और इनकी पुस्तक जो है पोलार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, इसका नाम आप बहुत 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 अच्छे से याद रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो इन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में BA पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए राज्य उनका देश होता है। मतलब इसमें राज्य को देश ही बोलते हैं, देश को भी मतलब देश ही बोलते हैं। ये राज्य की जगह आपको देश नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना विकसित राज्यों की लोकतांत्रिक प्रणाली, तो यहाँ पर विकसित देशों की बात हो रही है। ठीक है। सो इन्होंने ये वाली बात बोल दी है कि जो विकसित देश हैं उनकी लोकतांत्रिक प्रणाली को रॉबर्ट डल ने अपनी इस पुस्तक में बहुलतांत्रिक पद्धति का नाम दिया है। बहुलता कहलाने के दो कारण क्या है, मतलब जैसे इन्होंने जो लोकतांत्रिक प्रणाली है अलग अलग देशों की, उसको बहुलतांत्रिक बोला क्यों है, दो कारणों की वजह से, दो रीजंस की वजह से बोला है। पहला उदार लोकतंत्र और दूसरा बहुलता। देखो, उदार लोकतंत्र मेनली मतलब ये है, उसका प्रयोग इसलिए इस वे में किया जाता है कि एक राजनीतिक आदर्श की अवधारणा के रूप में, मतलब एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन के रूप में, कि एक पॉलिटिक्स जो है वो एक डिसिप्लिन के रूप में चलाई जा रही है। जाहिर है जब सामने वाले का भी भला हो रहा है और तुम्हारा भी भला हो रहा है तो वो एक तरीके से डिसिप्लिन है, तुम्हारी तमीज़ है कि तुम उसको कैसे देख रहे हो। ये नहीं कि तुम उसको लूट लो यार, अब जितना लूटा जा सकता है उसको लूट लो, नहीं, वो सत्तावाद में होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में इन्होंने उदार लोकतंत्र में यही बोला है कि एक राजनीतिक आदर्शवाद की स्थापना और उसके रूप में देखा गया है। ठीक है। तो ना कि राजनीतिक प्रणाली के रूप में, एक ना कि मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में। वो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर सत्तावाद की बात हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो था उन्होंने ही अपने हाथों में ऐसा कर रखा था कि सामने वाला कुछ है ही नहीं, बल्कि कुछ क्या, वो है ही नहीं, वो दिखता ही नहीं उन लोगों को। उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है और वो अपना ही फ़ायदा देखते थे। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट उदार लोकतंत्र दे दिया कि उसमें राजनीतिक आदर्शवाद का रूप है और राजनीतिक प्रणाली का रूप नहीं है। इसमें बहुत सारी व्यापक मान्यताएं भी, बहुत सारी व्यापक मान्यताएं मतलब मान्यताएं बहुत वास्ट तरीके में भी हैं। ओके, सेकंड उन्होंने बोला है बहुलता। बहुलता मतलब पोलार्की, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि उन्होंने अपनी बुक पोलार्की जो है
क्या है बुक का नाम? पोलार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। किसने लिखी थी? रॉबर्ट डल ने। इसमें इन्होंने लिखा था कि जो अलग अलग देश की लोकतांत्रिक प्रणाली है वो बहुलता पद्धति के नाम पर है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें यही बात बोली है कि बहुलता का प्रयोग ये मानकर चलते हैं कि बहुत सारे देश, विशेषकर वो देश जिनमें डेमोक्रेसी है, उस मापदंड पर खरी नहीं उतरते जिसका राजनीतिक सिद्धांतों का विकास किया गया है। मतलब वहाँ पर एक तरीके से मेनली मैं इस बात को आपको ऐसा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कि वहाँ पर उनके लिए डेमोक्रेसी मायने रखती है, ना कि सत्तावाद मायने रखती है। ओके, सो बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इनमें अनेक धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, भाषा और संस्कृति विविधताएं हैं। उन्हें आम सहमति लोकतांत्रिक पद्धति भी कहा जाता है। मैंने आपको ये देश बता दिए हैं, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। इनके नाम आप याद रखिएगा, नॉर्मल से हैं ये, तो आम बोलचाल में आप लोग ले भी लेते हैं, याद रहेंगे बहुत अच्छे से। इनमें जो इनकी रिलीजन से रिलेटेड है, क्षेत्रीय, उनकी जो भाषाएं हैं जो वहाँ पर बोली जाती हैं, और सांस्कृतिक विविधताएं जो है, कल्चर जो अलग अलग बटा हुआ है, कि जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको इंडिया का दे देती हूँ, वैसे यहाँ तो बाहर की बात हो रही है, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, क्योंकि हमें उन लोगों का इतना कल्चर नहीं पता मोस्टली, मतलब 100% में 85 या 95 भी बोल सकती हूँ, इतने लोगों को पता होगा कि वहाँ सिर्फ क्रिश्चियंस रहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियंस और हिंदू, मुस्लिम, सिख सब रहते हैं, सब रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस ही रहते हैं, वहाँ पे तो मेनली एक तरीके से चर्च वगैरह ज़्यादा बड़ी तादादों में है, तो इसलिए लगता है कि वहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हर धर्म का लोग रहता है। वहाँ पे का मतलब है बाहर, इंडिया से बाहर। तो उनकी जो कल्चर विविधताएं हैं, जो अलग अलग कल्चर बटा हुआ है, वो उन्हें आम सहमति लोकतांत्रिक पद्धतियाँ भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक पद्धतियाँ याद रखिएगा, लोकतांत्रिक पद्धतियाँ कहा जाता है। ओके, सो ये था अभी तक आपका, मतलब एक तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि डेमोक्रेसी मेनली, इंट्रो में मैंने आपको बताया कि है क्या, और इसमें मैंने ये बताया कि लोकतांत्रिक जो सिस्टम है इसमें ये सब क्या आया है। इसमें उन्होंने सबसे पहले वो रॉबर्ट डल आ गए, उनकी पुस्तक आ गई पोलार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आगे बता दिया कि उनको क्यों, किस कारण से उन्होंने ये 2 बुक लिखी थी। 2 कारण थे, उदार और वो उदार लोकतंत्र और बहुलतंत्र। और अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब में इनकी धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, भाषा और संस्कृति विविधता, उन सबको लोकतांत्रिक पद्धतियाँ भी कहा जाता है। ओके, सो अब हम देखते हैं, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको आंसर में भी लिखना, बहुत अच्छी बात है। टीचर को मतलब एक अट्रैक्शन वाली बात होती है कि हाँ जी बच्चे ने पढ़ रखा है, या फिर बच्चे को पता है, बहुत कुछ पता है। तो लोकतांत्रिक देश हैं कौन कौन से? सबसे मेनली आपको पता होगा, आपका ही खुद का देश इंडिया सबसे पहले डेमोक्रेटिक देश है। और इसके साथ साथ और कौन से हैं? ऑस्ट्रिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रिया है, वेस्ट यूरोप है। ये वेस्ट यूरोप में ये सारे, ये जो इनके छोटे छोटे देश बटे हुए हैं, क्योंकि जैसा आपने पीछे की क्लास में अभी मैंने आपको बताया था कि आफ्टर ये जो लड़ाई वगैरह चली थी, उसके बाद यूरोप छोटे छोटे राज्यों में, देशों में बढ़ गया था, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है। ओके, और जापान है, इंडिया है, ठीक है, ये पूरे सारे डेमोक्रेटिक एक जगहें हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी अपनाई जाती है, जहाँ पर इंसान को उसका हक है अपने लीडर को चुनने का, उसका हक है अपने लीडर से बात करने का, और उसका ये भी राइट है कि वो अपनी कोई भी परेशानी हो अपने लीडर को बता सके, उसको समझा सके। आपने ये, आप इसके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल मैं आपको एक तरीके से प्रोटेस्ट दे देती हूँ। आम जहाँ पर सत्तावादी है, सत्तावाद है, वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, उनको जान से मार दिया जाएगा। शासक बोलेगा मेरी मर्जी के बगैर तुमने कदम भी कैसे उठा लिया, वो मतलब, या तुमने कदम बाहर रखा भी कैसे, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ पर ये होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंसान अपने हक के लिए लड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको जो आपके माइंड में बैठे, अभी का ले लो, SOL के लिए जो अभी प्रशासन उसके बाहर ये सब हंगर स्ट्राइक, और ये बच्चे सब स्टूडेंट्स वगैरह ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो ये किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि इनकी मर्जी के खिलाफ जो है प्रशासन वो काम कर रहा है। इनकी मर्जी के खिलाफ मतलब ये नहीं है कि बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे पेपर हो ही नहीं, हमारे पेपर कभी लिए ही नहीं जाए, हमें ऐसे ही पास कर दिया जाए, नहीं। ये हुआ है कि रिजल्ट देर में आया, फिर उसके बाद डेटशीट एकदम आ गई, फिर सिलेबस नहीं पता, मैक्सिमम बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उस वजह से ये सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सो काफ़ी सारी वजहों में प्रोटेस्ट की बहुत सारी, मतलब
बहुत वजह होती हैं, ये नहीं कि बेफालतू में निकालते हैं। और जो प्रोटेस्ट निकालते हैं वो डेमोक्रेसी मिली हुई है उस देश में, इसलिए निकालते हैं। ये इंडिया में, आपने जापान में भी बहुत बार न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट निकला, ऑस्ट्रिया में भी देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका में भी, और यूरोप की जो वेस्ट यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप का पूरा एरिया है जो, उसमें भी आपने बहुत बार देखा होगा। ओके, मतलब न्यूज़ में सुना होगा कि इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट निकला, यहाँ पर ब्लैक और वाइट्स की लड़ाई हो गई, उसकी वजह से प्रोटेस्ट निकला। तो डेमोक्रेटिक देश है ना, इसलिए निकला। सत्तावादी होता तो कभी भी नहीं निकलता। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक देशों की विशेषताएं क्या है। देखो, विशेषता मतलब एक स्पेशलिटी की वो चीज़ कैसे अपने आप को उभार रही है। जैसे जस्ट लाइक एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि नॉर्मल आप एक स्टूडेंट हो और आपके अंदर स्टडी के अलावा ऐसी क्या स्पेशलिटी है, क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपको उभार रही है, आपको दिखा रही है कि हाँ जी मैं स्टडी के अलावा ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप एक अलग ही निगाह में आ जाओगे कि हाँ जी ये स्टूडेंट इस लायक भी है पढ़ने के अलावा। तो सबसे पहली जो है इसकी विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है कि मतलब जैसे 18 वर्ष की उम्र जब हो जाती है और उसके बाद 21 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष या 18 का बच्चा हो गया, उसका कार्ड बना हुआ है वो वोटर आईडी कार्ड, वो वोट दे सकता है अपने मनपसंद लीडर को। जस्ट लाइक अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो मैक्सिमम बच्चा 19 ईयर्स के होंगे, कुछ थोड़े बड़े भी होंगे, कुछ 18 के होंगे। सो एज का हिसाब जैसा भी है उनकी क्लास पे डिपेंड करता है, उन्होंने कैसे शुरू में एडमिशन लिया था स्कूल में, उस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन आप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो अपने लीडर को पसंद करके उन्होंने खुद मतलब अपना लीडर पसंद करा था, वोट दिया था और उनका वो लीडर जीता। ओके, सो मतलब एक तरीके से इन्होंने इसमें ये बोला है कि डेमोक्रेटिक देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है। ओके, सो मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने इसलिए बताई है कि सबसे पहले तो अपना लीडर ही चुनने का हक है। सत्तावाद में ऐसा नहीं है। सत्तावाद में वो अपनी मर्जी से खुद गद्दी पे बैठते हैं कि हाँ जी ये हमारी मर्जी है, हम खुद बैठेंगे। जिस लाइक पहले दादा, फिर पहले परदादा, दादा, बाप, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे चलता था उनका। ये नहीं होता था कि अब वोट डालेंगे, कोई और लीडर चुना जाएगा जो पसंदीदा लीडर है, जो काम कर सकता है या करता है, उस सबको नहीं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक देश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता उसकी है, स्पेशलिटी, वो ये बताई है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष या 18 वर्ष से बड़ी उम्र के बच्चे को दिया जाता है अपना लीडर खुद चुनने के लिए। सेकंड है संवैधानिक मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन। देखो, इसमें मेनली मतलब ये बताया है कि संवैधानिक मान्यताएं उनको प्राप्त है। संवैधानिक से क्या पता लग रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या होता है? एक्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, लॉज हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब जैसे रिट्स हैं, वो सब हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन है डेमोक्रेटिक देशों के पास कि वो किसी भी चीज़ पर आंदोलन कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ गलत करते हैं तो उन पर केस लगाया जा सकता है, कोई एक्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, उनके अंदर मतलब एक वो है, एक ऐसी पावर है कि वो अपने लीडर के खिलाफ भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड है लोकतंत्र की विचारधारा, मतलब थिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, थिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इसमें विशेषताओं में तीसरे नंबर पे डाला है मैंने। इसलिए डाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है कि जो जैसे समाज में मत विभाजन है और उनके फलस्वरूप उत्पन्न विविधता को लोकतंत्र स्वीकार करता है। देखो, मत विभाजन है, मत विभाजन एग्जाम्पल, मेरे साथ सेम मेरे जैसे टीचर जो पॉलिटिकल पढ़ाती हो उसको और मेरे उसमें वोट दिया गया, लेकिन आपकी सोच पर अलग अलग विचार हैं। आपको मैं किसी और बेस पे पसंद हूँ, वो टीचर किसी और बेस पे पसंद है, तो आप मेरे से पढ़ते हुए भी हो सकता है उसको वोट दे दो या उससे पढ़ते हुए भी मुझे वोट दे दो, है ना। सो एक तरीके से इन्होंने इसमें ये बताया कि लोकतंत्र की विचारधारा मत विभाजन है, कि बहुत अलग अलग सोचे हैं, कि बता ही नहीं सकते कि किस लीडर ने इतना काम किया और उसकी जगह जो दूसरा लीडर है जिसने काम किया ही नहीं वो जीत गया। तो ये सब एक लोकतंत्र की थिंकिंग पर, विचारधारा पर डिपेंड करता है। ओके,
सो अभी तक हमने पीछे उसका इंट्रो पढ़ा, उसके अंदर उसका जो सिस्टम है वो पढ़ा और फिर विशेषताएं पढ़ी। सो अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि कुछ चीज़ों का निष्कर्ष निकलता है, कुछ का नहीं निकलता है। तो अभी भी मतलब इसका निष्कर्ष एक पूर्ण रूप से एक मतलब ये नहीं कि ठप्पा लगा देते हैं ना कि हाँ जी ये चीज़ कन्फर्म है, ऐसे नहीं निकला है, लेकिन हाँ बहुत चीज़ों में निकला है। कैसे निकला है देखो, मैक्सिमम लोगों ने डेमोक्रेसी को ही चूज करा है। जाहिर है यार, जब तुम्हें बंदे बना के रखा जाएगा और एक तरफ तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें आज़ादी दी जा रही है, तो तुम किसको चूज करोगे? आज़ादी को ही चूज करोगे ना। अब आज़ादी का मतलब ये थोड़ी कि तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो, नहीं, कम से कम तुम्हें ये तो है कि सांस लेने का भी तो पता लग सके कि हाँ तुम सांस ले सकते हो। ओके, सो इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो सत्तावाद को मानने वाले विचारक थे, उसको बढ़ावा देते थे, उन लोगों ने डेमोक्रेसी को रॉन्ग बोला कि नहीं डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है, बेकार है बिल्कुल। एक तरीके से मतलब लीडर को अपने ऊपर लोगों को थोपना हो गया। और जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं उन्होंने बोला कि सत्तावाद को ख़त्म करो, इसका कोई भी काम नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय शासन करने के और हमें बर्बाद करने के। सो ये इसका निष्कर्ष निकला। और इसमें मतलब अभी तक मतभेद चलते रहते हैं। जैसे अभी आपने कंटेम्प्रेरी टाइम में देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे एग्जाम्पल चाइना वगैरह ले लो, यहाँ पर नहीं है डेमोक्रेसी, नहीं है, तो चलते हैं प्रोटेस्ट वगैरह दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, इसलिए। सो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। हमारा जो ये आपका कंपैरेटिव रिजीम्स, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेसी वाला टॉपिक था, सेकेंड यूनिट थी, वो कंप्लीट हो गई है। सो 16 नवंबर मंडे को हम नेक्स्ट जो यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पार्ट 1 इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको हम एक 2 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। ओके, सो ये एक पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और फेडरल यूनिटरी, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे। सो अब आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो, आपका ये सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।